हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार शी फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि या इसकी एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है इसमें मुख्य रूप से NCERT कि क्लास 6 से 12th तक के ज्योग्राफी के पेपर को शामिल किया गया है, अर्थात इसमें जो प्रश्न है वह ज्योग्राफी विषय से संबंधित हैं। तो आइए अब हम लोग इस टेस्ट सीरीज को डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ दिया हुआ है खनिज और दूसरे तरफ दिया हुआ है उससे संबंधित क्षेत्र। तो यदि लोहा की बात करें तो लोहा जो है वह उत्तरी स्वीडन में पाया जाता है, और दूसरा है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और तीसरा है फॉस्फेट। तो यदि फॉस्फेट की बात करें तो है अल्जीरिया में फॉस्फेट पाया जाता है। चौथा है मैग्नीज, तो है जॉर्जिया में मैग्नीज पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए, सूर्य से यदि दूरी की बात करें तो पहला हो जाता है बुध, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ज्योग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए, जो ज्योग्राफी शब्द है वह इरेटोस्थेनीज द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, चक्रवात एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। यह गलत है, क्योंकि चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वह निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और यदि उच्च दबाव वाले क्षेत्र की बात करें तो उच्च दबाव वाले क्षेत्र में प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है वह गलत हो गया। दूसरा, उच्च दबाव के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त होती हैं। यह भी गलत हो गया, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वह दक्षिणावर्त नहीं, बेसिकली उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात की हवाएं हैं वह दक्षिणावर्त होती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। तीसरा, कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न एवं विकसित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। अर्थात यदि ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट है, बड़े फॉर्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे एवं विरल आबादी वाले क्षेत्र किसके लिए उपयुक्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए। नेक्स्ट है, प्रमुख याम्योत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर की एक रेखा कौन सी है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये अतुल प्रसाद हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो पहला है, निहारिका परिकल्पना ने प्रस्तावित किया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, यह बिल्कुल सही। दूसरा, बिग बैंग सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह भी सही है। और तीसरा, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुई है, यह गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 नहीं 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है पूछ रहा है कि स्थल मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, स्थल मंडल की चट्टानें श्यान ओबली चिपचिपी नहीं होती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, यह ऊपर वातावरण एवं नीचे दुर्बलता मंडल से घिरा हुआ है, यह भी सही है। और तीसरा, कि वे महासागरीय तल पर नहीं पाए जाते हैं, यह गलत है। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। तो देखिए, भारत का रूर है वह किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का रूर झारखंड राज्य को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। दूसरा, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन कहते हैं। और तीसरा, ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाली वृत्त को घूर्णन वृत्त कहते हैं। तो देखिए, जो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं, यह गलत है, इसे परिक्रमण नहीं घूर्णन कहते हैं। दूसरा, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन कहते हैं, यह भी गलत है, इसे घूर्णन नहीं इसे परिक्रमण कहते हैं। और तीसरा, कि ग्लोब पर दिन और रात
को विभाजित करने वाली वृत्त को घूर्णन वृत्त कहते हैं, यह भी गलत है। इसे घूर्णन वृत्त नहीं बल्कि प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं? ध्यान दीजिएगा, कौन से कारक भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, पहला है स्थलाकृति, यह भी सही है। मृदा, यह भी सही है। जलवायु, यह भी सही है। खनिज, अर्थात जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई। किस तिथि को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वह सीधी पड़ती हैं कब? 22 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा, कब? 22 दिसंबर को। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वह 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां नंबर कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि परपट्टी सभी परतों में सबसे पतली होती है। दूसरा कि महासागरों पर परपट्टी मैग्नीशियम से बनी होती है। और तीसरा कि सबसे भीतरी परत निकेल एवं लोहे से बना हुआ क्रोड है। तो यदि पहला की बात करें तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि जो भू परपट्टी है वह सभी परतों में सबसे पतली होती है, बिल्कुल सही। दूसरा कि महासागर पर भू परपट्टी मैग्नीशियम से बनी होती है, यह भी सही है। और तीसरा कि सबसे भीतरी परत निकेल एवं लोहे से बना हुआ क्रोड है, तो यह भी सही है। अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है। देखिए, जो प्रतिधारी दीवार है वह भूस्खलन से बचने के लिए बनाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां नंबर प्रश्न है कि मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति के क्रम में सही क्रम का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ह्यूमस, बालू, अपक्षयित चट्टान और जनक चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का है, पूछ रहा है कि कौन सा तत्व है वह सहायक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? प्रश्न है, मृदा निर्माण का कारक नहीं है। देखिए, जो जनक सेल है यह मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा जलवायु, यह भी कारक है। तीसरा समय और चौथा उच्चावच। अर्थात जो मृदा निर्माण का कारक ये चारों हैं, ए बी सी डी मृदा निर्माण का चारों कारक हैं। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ दिया हुआ है खाद्य पदार्थ और दूसरा तरफ दिया हुआ है संबंधित जिला। तो देखिए, यदि मखाना की बात करें तो जो मखाना है वह मिथिला क्षेत्र में मखाना का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा है मगही पान। तो यदि मगही पान की बात करें तो नवादा में मगही पान प्रसिद्ध है। तीसरा है शाही लीची। तो शाही लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में किया जाता है। और चौथा है कतरनी धान। तो जो कतरनी धान है यह भागलपुर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाता है। दूसरा कि गैस की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे रहती हैं स्थल मंडल कहलाती हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। और तीसरा कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 3 सही है, क्योंकि पहला जो है कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वह वायुमंडल नहीं बल्कि स्थल मंडल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस पर हम रहते हैं वह स्थल मंडल कहलाता है। दूसरा कि गैस की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए हैं वह स्थल मंडल कहलाती है।
गलत है, वह वायुमंडल कहलाती है। अर्थात 1 और 2 नंबर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है एकल कृषि, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सर्वाधिक जल का उपयोग जो किया जाता है वह फ्लशिंग में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 23वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो है पूछ रहा है कि जानकारी के संदर्भ में प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उल्का पिंड। नेक्स्ट है, सिंचाई की एक अकुशल विधि निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, जो सिंचाई की एक अकुशल विधि है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बगीचे के पौधों को पाइप से पानी देना, यह सिंचाई की एक अकुशल विधि है। नेक्स्ट है, भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंगे हैं, तो यह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल। नेक्स्ट है, अपमार्जक प्राणियों में शामिल है, अर्थात जो यह प्रश्न है वो पूछ रहा है कि अपमार्जक निम्न में से कौन से प्राणी में शामिल है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है गिद्ध इस प्रश्न का सही उत्तर है, अर्थात गिद्ध प्राणी में अपमार्जक शामिल होता है। नेक्स्ट 28वां नंबर प्रश्न है, साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, जो CITES साइट्स है वह वन्य जीव व्यापारों से संबंधित है, अर्थात वन्य जीव का अवैध व्यापार से संरक्षण प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप में राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जो राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत है वह भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो पर्वत है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पहला बलित पर्वत, दूसरा हो गया भ्रंशोत्थ पर्वत और जो तीसरा पर्वत है वह है ज्वालामुखी पर्वत। तो जो राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत है वह भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, काल्डेरा पद निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो काल्डेरा है वह ज्वालामुखी से संबंधित है, अर्थात जो काल्डेरा है वह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। ध्यान दीजिएगा, काल्डेरा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो जो दक्कन ट्रैप के सेल समूह है वह प्रवाह का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है? तो देखिए, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की यदि प्रमाण की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात ये जो A, B, C तीनों हैं वह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां नंबर प्रश्न है, खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए बेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, जो खनन प्रक्रिया है वह कुपकी खनन प्रक्रिया कहलाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए बेधन का उपयोग करने वाली जो खनन प्रक्रिया है वह कुपकी खनन प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो क्वार्टजाइट है वह कायांतरित शैल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य है? ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर जो ऑप्शन है कि यह प्रकृति का बहिर्जात तत्व है, यह गलत है। दूसरा कि जल, हिम और वायु इस प्रक्रिया के लिए प्रमुख कारक हैं, यह भी गलत है। तीसरा कि प्रवर्तनी, भूकंप और महाद्वीपीय रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं, इसका आंसर यह सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 36वां नंबर प्रश्न है,
कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए नंबर ऑप्शन है कि मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की एक परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का निर्माण करती है, यह सही है। बी कि महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करते हैं, यह भी सही है। और तीसरा कि वितलीय मैदानों को कटक के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है, यह गलत है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए पहला जो है वह है सेरीकल्चर, अर्थात यदि सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, अर्थात ए का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा पिसिकल्चर मत्स्य पालन, तीसरा बीटी कल्चर। तो यदि बीटी कल्चर की बात करें तो बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। और चौथा है हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जी का उत्पादन किया जाता है। अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है नजका प्लेट अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है कह रहा है कि नाजका जो प्लेट है वह किसके किसके मध्य अवस्थित है। तो जो नाजका प्लेट है वह दक्षिण अफ्रीका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य अवस्थित है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि 40वां नंबर प्रश्न है कि ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। यह उपयुक्त कथन है वो निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो यह जो उपयुक्त कथन है वह मिलेट अर्थात मोटा अनाज के उत्पादन से संबंधित है। अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए जो वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से जो कम मात्रा में पाई जाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि यदि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो अन्य बात करें ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है, जबकि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो है वायुमंडल लगभग 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2022 में निम्न में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देखिए यह 2022 का प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट है टिस्को अपने कोयला की आपूर्ति निम्न में से किन क्षेत्रों से प्राप्त करता है। तो देखिए जो टिस्को है वह कोयला की आपूर्ति झरिया क्षेत्र से प्राप्त करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका प्रमुख उत्तर हो जाएगा। और जो झरिया है वह मुख्य रूप से धनबाद वाले बेल्ट में पाया जाता है, और जो झरिया धनबाद है वह झारखंड का एक क्षेत्र है, अर्थात झारखंड राज्य के अंतर्गत झरिया कोयला का उत्पादित क्षेत्र है। नेक्स्ट 44वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक है। देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 जन्म और दूसरा मृत्यु। ये जो है दोनों जन्म और मृत्यु वह प्राकृतिक वृद्धि दर के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 45वां नंबर प्रश्न है कि मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द निम्न में से किन शब्दों से बना है। तो देखिए जो मौसम शब्द है वह अरबी शब्द से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 46वां नंबर प्रश्न है कि रूपांतर सीमा वह स्थान है जहां ऑप्शन नंबर ए भू पर पट्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो रूपांतर सीमा है वह स्थान है जहां कि भू पर पट्टी का न तो निर्माण होता है और न ही भू पर पट्टी का विनाश होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 47वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की
प्लेट सीमा का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। तो पहला है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, बिल्कुल सही। दूसरा महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, यह गलत है। तीसरा रूपांतर सीमा, यह भी गलत है। और चौथा पांचवा तो गलत ही है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो हिमालय पर्वत है और जो भारतीय प्लेट है वह दोनों के दोनों महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण का एक प्रमुख प्रकार है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वह अनाच्छादित प्रक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ज्वालामुखीयता जो है वह अनाच्छादित प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है योडो नदी निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो जो योडो नदी है वह होन्शु प्रांत में अवस्थित है और जो होन्शु है वह जापान का एक प्रमुख प्रांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात होन्शु। नेक्स्ट है विषम पद की पहचान करिए। अर्थात जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हमें विषम पद को सिलेक्ट करना है। तो पहला है घोलरंध, दूसरा है मोनाडनोक और तीसरा है संप्राय मैदान। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात घोलरंध। इन तीनों में से सुमेलित नहीं है घोलरंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि घोलरंध की हम लोग बात करें तो घोलरंध जो है यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण स्थलाकृति है और इस घोलरंध का निर्माण जो किया जाता है वह चूना पत्थर से निर्मित एक स्थलाकृति है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है घोलरंध वह चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृति है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, घोलरंध चूना पत्थर से निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थान की जलवायु निम्न में से किन किन क्षेत्रों से प्रभावित होती है। पहला ऊंचाई, बिल्कुल सही। दूसरा समुद्र तल से दूरी, यह भी सही है। और तीसरा उच्चावच, यह भी सही है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में एक से अधिक, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो किसी स्थान की जो जलवायु है वह ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच इन तीनों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट 52वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों को लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। दूसरा स्टैग्मेगमाइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं। तो यदि पहला की बात करें तो प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन नंबर ए स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यह भी सही है। और तीसरा स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं, यह गलत है। अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा कि मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती है, यह भी सही है। और तीसरा आयन मंडल बहिर्मंडल का एक भाग है। तो यदि आयन मंडल की बात करें तो यह बहिर्मंडल का एक भाग नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर सिलेक्ट सही हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह अगस्त का क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट गिरीश रिंग और सिरेटेड कटक शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो यदि गिरीश रिंग और सिरेटेड कटक की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह अपर्दित स्थल रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र निम्न में से किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो जो पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र है वह फ्रांस में स्थापित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 57वां नंबर प्रश्न है कि पलाया पाए जाते हैं। देखिए यह जो पलाया है वह एक प्रकार का झील है। पलाया एक प्रकार का झील है। तो यह है प्रश्न है कि पलाया निम्न में से किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पलाया है वह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पश्चिमी और पूर्वी पवने निम्न में से किसका उदाहरण है। तो जो पश्चिमी और पूर्वी पवन है वह स्थानीय पवन का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है। तो देखिए यह जो मोनाजाइट रेत है वह थोरियम का एक प्रमुख कह सकते हैं स्रोत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो मोनाजाइट है वह थोरियम का एक प्रमुख अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल होती है निम्न में से क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वह कैनियन कहलाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है कि पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानी तलों पर निर्मित जो गड्ढे हैं वह जलगर्तिका कहलाती हैं। दूसरा कि जलप्रपात के आधार पर गहरे एवं बड़े गड्ढे अवनमित कुंड कहलाते हैं। और तीसरा उच्च स्थलों से बहती हुई धारा गिरिपथ एवं मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उन्हें जलोढ़ पंख कहते हैं। अर्थात जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यदि सुमेलित नहीं है की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है वह जलप्रपात के तल में ऐसे विशाल जो गहरे कुंड होते हैं वह अवनमित कुंड का उदाहरण है, बिल्कुल सही। अर्थात ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात इन उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन निम्न में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वह देखिए दक्षिण चीन में, यह गलत है। दूसरा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में, यह भी गलत है। तीसरा न्यूजीलैंड में, यह भी गलत है। अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वह भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और यह मध्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हवा दिया हुआ है और दूसरी तरफ एक तरफ घास के मैदान दिया हुआ है और दूसरे तरफ संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो देखिए यदि हम लोग लानोस की बात करें तो जो लानोस है, बेल्ट, स्टेपी और कंपोस, ये 4 घास के मैदान दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो लानोस है वह जो लानोस है वह वेनेजुएला में पाए जाते हैं और दूसरा है बेल्ट। तो द बेल्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और तीसरा है स्टेपी, तो स्टेपी मध्य एशिया। और चौथा है कंपोस, तो कंपोस ब्राजील। अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। अर्थात जो समताप मंडल है वह किन कारणों से गर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ओजोन परत की उपस्थिति के कारण समताप मंडल गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के क्षेत्र में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए यह जो बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दो व्यक्तियों को दिया गया था, पहला जफर कमाली और दूसरा डॉक्टर बीरेंद्र झा, अर्थात ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में 1 से अधिक, अर्थात अधिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी बहामास, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर ए है मॉरिटानिया, तो मॉरिटानिया भी सही है। और तीसरा है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब भी सही है। अर्थात जो कर्क रेखा है वह उपयुक्त तीनों देशों से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है। तो देखिए यदि ऊंचाई के क्रम में हिमालय के क्षेत्र के हिमालय की चोटियों के सही क्रम की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, पहला है माउंट एवरेस्ट,
उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंगा पर्वत, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसी प्रकार कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। और तीसरा है धौलागिरी, इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। और चौथा है नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126 मीटर। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी, क्योंकि जो महेंद्रगिरी है वह पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी और सी दोदा बेटा, या बी और सी दोनों सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी, क्योंकि जो महेंद्रगिरी है वह पूर्वी घाट की एक प्रमुख चोटी है। नेक्स्ट है, औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है? तो जो पृथ्वी है वह 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरा, कि वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंगानुपात में गिरावट देखी गई है। तीसरा, कि वर्ष 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम हुई थी। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो जो पहला नंबर है कि बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, कि वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंगानुपात में गिरावट देखी गई थी, यह भी सही है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर एक केवल 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 72वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला है वानिकी, दूसरा प्रशासन, तीसरा बैंकिंग, चौथा वित्त। अर्थात जो प्रशासन, बैंकिंग और वित्त ये तीनों क्षेत्र हैं वह ये देखिए ये तीनों क्षेत्र हैं वह तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। और जो पहला है वानिकी और दूसरा है पहला है वानिकी और दूसरा है प्रशासन, तो ए और बी ये जो दोनों क्षेत्र हैं वह द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पृथ्वी के उच्चतम तापमान का जो मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम मेघ होते हैं, यह सही है। बी नंबर है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्मियों में दिन का समय अधिक होता है, यह गलत है। तीसरा, कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई है, यह भी गलत है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, कि ये 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए गए हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, पाइन एवं बर्च इन वनों के समान वृक्ष हैं, यह भी सही है। और तीसरा, कि इनका उपयोग पशु चारण के लिए गुज्जर, घुमक्कड़ जनजातियों द्वारा किया जाता है, यह गलत है, अर्थात जो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में, तो यह 2022 का प्रश्न है इसलिए हम लोग इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, कि सभी अक्षांश भूमध्य रेखा में समानांतर होते हैं, यह सही है। दूसरा, कि दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, यह भी सही है। और तीसरा, कि सभी देशांतर ध्रुवों के समानांतर होते हैं, यह गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि भारत ने 82.5 डिग्री को अपने मानक यामोत्तर के रूप में चुना है, क्योंकि
पहला, मानक या मोतर को 5 डिग्री 30 इंच के गुणक पर चुना जाता है, यह गलत है। दूसरा, कि मानक या मोतर को 7 डिग्री 30 इंच के गुणक पर चुना जाता है, 7 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर चुना जाता है, यह सही है। और तीसरा, कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, यह गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी है वह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि औषधीय पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है। दूसरा, कि जामुन के बीज के पाउडर का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और तीसरा, कि कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती हैं। तो देखिए, जो सर्पगंधा है वह सिर्फ भारत में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, कि जामुन के बीज के पाउडर का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। और तीसरा, कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए एक अच्छी स्रोत है, तो यह भी सही है, अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 उपयुक्त तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती रहती है किनके अनुसार। तो देखिए, पहला है अक्षांश के अनुसार, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, देशांतर के अनुसार, यह गलत है। तीसरा, ऊंचाई के अनुसार, यह भी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से पूरब में खाली स्थान तक देश के मध्य से होकर गुजरती है। अर्थात जो प्रश्न है पूछ रहा है कि कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से होकर पूरब में किन क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पूरब में मिजोरम के क्षेत्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश, वह है 4096 किलोमीटर। यदि हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा है वह 3310 किलोमीटर है। इसी प्रकार चीन के साथ जो भारत का स्थलीय सीमा है वह है 3917। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। तो इस प्रश्न के अनुसार जो इसका आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूर्वी चंपारण को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल वस्तु की धुरी के लंबवत होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो देखिए, जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर अपनी धुरी पर घूमती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नल्लामालाई, जवादी, बेलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और जो महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं वह निम्न में से किस प्रकार की पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। तो जो नल्लामला, जवादी, बेलीकोंडा और पालकोंडा पहाड़ी हैं वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसे संक्षिप्त में ITCZ के रूप में जानते हैं की स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है। तो जो मौसमी परिवर्तन है वह मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय देशों में वर्षा को प्रभावित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन चिल्का झील के संबंध में सत्य है। तो पहला, कि यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। दूसरा, कि इसे वर्ष 1981 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था, यह सही है। तीसरा, कि झील के भीतर स्थित नलवाना द्वीप की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, यह भी सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भावर के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो भावर है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला, कि यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की एक पतली पट्टी है, यह सही है। दूसरा,
कि पर्वतों से निकलने वाली नदियां और क्षेत्रीय नदियां इस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं, यह गलत है। तीसरा कि यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में प्रचुर वृद्धि होती है, यह भी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 88वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस विमानपत्तन पर बिहार सरकार ने वैट अर्थात मूल्य वर्धित कर का अपना हिस्सा कम कर दिया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गया विमानपत्तन। नेक्स्ट है सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी में नहीं मिलती है? तो जो कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी में मिलने वाली नदियां नहीं हैं वह है ऑप्शन नंबर ए द्रास, बिल्कुल सही, बी चिनाब, यह भी सही है, और तीसरा सतलज, यह भी सही है, अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि द्रास, चिनाब और सतलज ये जो तीनों नदियां हैं वह सिंधु नदी में कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है वह है कावेरी नदी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा समुद्र तट से और कितनी समुद्री मील तक विस्तृत है? तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वह 200 समुद्री मील तक विस्तृत होती है। यदि इसे किलोमीटर की बात करें तो 370.4 किलोमीटर या 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार क्षेत्र से अलग करता है? तो जो अंडमान को निकोबार क्षेत्र से अलग करता है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10 डिग्री चैनल है, वह अंडमान को निकोबार क्षेत्र से अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक विवर्तनिकी गतिविधि द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है? तो जो विवर्तनिकी गतिविधि द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है वह है बुलर झील, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम है जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गया जी डैम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो देखिए यदि भारत की सीमा नेपाल से बात करें तो देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो 5 राज्य हैं इनकी सीमा नेपाल देश के साथ साझा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन नदियों का अपवाह मार्ग सबसे लंबा है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तथा ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं? देखिए यदि ज्वार नद मुख का निर्माण की बात करें तो पहला है वह है महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा नर्मदा और तापी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी तटीय मैदान के संकरे एवं तीव्र ढाल के कारण, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी तटीय मैदान के चौड़े एवं मंद ढाल के कारण, यह गलत है। तीसरा बी कह रहा है, ए कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संकरे एवं तीव्र ढाल के कारण, तो यह सही है। बी कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के चौड़े एवं मंद ढाल के कारण, सी उभरते हुए तटीय मैदान के कारण, डी और ई। तो प्रश्न है कि पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वह संकरे एवं उसमें तीव्र ढाल पाए जाते हैं, तो इसी कारण पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को अपवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी का उदाहरण है? तो देखिए जो गोदावरी नदी है वह अपवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति को कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट है थार को रेगिस्तान किस काल में सागर के नीचे था? थार जो है कि प्रश्न है कि थार का जो रेगिस्तान है वह किस
काल में सागर के नीचे विद्यमान था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मध्यजीवी महाकल्प के काल में जो थार का रेगिस्तान है वह सागरीय क्षेत्र के नीचे विद्यमान था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ किन क्षेत्रों में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वह चारों पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम दिहांग है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब के जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं वह हैं मोहम्मद बिन सलमान, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खादर और बांगर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कि बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मृदा है। बी है कि खादर की तुलना में बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की सघनता अधिक होती है। सी है कि खादर में अधिक महीन कण होते हैं और यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। तो देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट की यदि हम लोग बात करें तो जो पहला नंबर है कि बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मृदा है, यह सही है। बी नंबर है कि खादर की तुलना में बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की सघनता अधिक होती है, यह भी सही है। खादर में अधिक महीन कण होते हैं और यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है, यह भी सही है। अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है गलत युग्म की पहचान कीजिए। ए नंबर है कि प्रमुख नदी द्रोणियाँ 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होती हैं, तो इन्हें अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और बी नंबर है कि मध्यम नदी द्रोणियाँ में 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच का अपवाह क्षेत्र होता है। और सी है कि लघु नदी द्रोणियों में 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र होते हैं, अर्थात ए, बी और सी यह तीनों सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ए, बी और सी तीनों जो है वह तीनों ऑप्शन है वह सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान समय में भारत के जो CDS हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वे हैं अनिल चौहान, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए जो काली मृदा है उसमें प्रचुर मात्रा में ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम और डी चूना। तो जो काली मृदा है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और चूने ये तीनों पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मृदा चाय और कॉफ़ी की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? अर्थात चाय और कॉफ़ी का जो उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है वह ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लेटराइट मृदा में किया जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे तरफ संबंधित क्षेत्र या संबंधित राज्य एवं यूनियन टेरिटरी को दिया हुआ है। तो देखिए यदि हम लोग हेमिल्स की बात करें तो जो हेमिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वह लद्दाख में स्थित है, तो ए का एक हो जाएगा। बी भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तो जो भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में है। सी है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है। और चौथा है कवल राष्ट्रीय उद्यान, कवल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। अर्थात 1, 2, 3 एवं 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है वह सिंधु नदी है, अर्थात सिंधु नदी को सिंगी खंबन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का
क्या उद्देश्य है? तो देखिए जो जलदूत ऐप है इसका उपयोग पूरे देश में प्रत्येक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को आंकने के लिए किया जाता है। अर्थात तो इस प्रश्न की यदि प्रश्न के अनुसार आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण स्तर की जांच करना यह गलत, बी जाली नोटों की जांच करना यह भी गलत, तीसरा रेलवे ट्रैक की जांच करना यह भी गलत। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो जलदूत ऐप है इसका उपयोग किया जाता है कुओं में जल स्तर की जांच करने के लिए जलदूत ऐप का उपयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जलदूत ऐप का उपयोग कुओं में जल स्तर की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है? तो देखिए आरक्षित वन की यदि बात करें तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र यह भी सही है, और तीसरा केरल यह भी सही है, और चौथा है आंध्र प्रदेश यह भी सही है। अर्थात जो इस प्रश्न के अनुसार आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को निम्न में से किस क्षेत्रों में किए जाने के कारण जाना जाता है? तो देखिए जो कर्तन दहन प्रणाली की जो कृषि है वह मुख्य रूप से मैक्सिको एवं मिल्पा के क्षेत्र में किया जाता है, और इसके अतिरिक्त यदि भारत की बात करें तो हिमालयन क्षेत्र में भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जाना जाता है। तो इस कारण इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो सिंधु नदी है वह पंचनद में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि पंचनद के अंतर्गत हम लोग प्रमुख नदी की बात करें तो पहली नदी हो जाएगी सतलज, और दूसरा नदी है वह है ब्यास, तीसरी नदी है वह है रावी, चौथी नदी है चेनाब, और जो पांचवी नदी है वह है झेलम। तो पंचनद के अंतर्गत यही 5 नदियां आती हैं। तो पहला सतलज, दूसरा ब्यास, तीसरा रावी, चौथा चेनाब और पांचवा झेलम, ये पंचनद के अंतर्गत शामिल प्रमुख नदियां हैं। तो इस प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल का एक प्रमुख उदाहरण है? तो यदि खरीफ फसल का हम लोग उदाहरण की बात करें तो देखिए पहला है सौंफ, यह सही है, दूसरा है अरंडी, यह भी सही है, और तीसरा है कपास, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संस्थान ने India@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया है? तो देखिए जो प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप India@100 के लिए जारी किया है वह है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, अर्थात प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा India@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी उत्पत्ति मापचा चुंगो हिमनद से होती है तथा यह तीला, सेती और बेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो घाघरा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तीला, सेती और बेरी। घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और जो घाघरा नदी है वह सीसा पानी नामक स्थान पर एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में कदन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि रागी काली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है, यह सही है। दूसरा कि कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है, यह गलत है। तीसरा कि कदन ग्लूटेन मुक्त होता है तथा सीलिएक रोगी इसका सेवन कर सकते हैं, सही है। तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार जो सही नहीं है वह ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि कर्नाटक भारत का एक प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य नहीं है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है? तो देखिए भारत में जो पेय फसल के रूप में चाय को जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलकनंदा में
किन किन दो नदियां मिलती हैं और जोशीमठ में विष्णुप्रयाग का निर्माण करती हैं? तो अलकनंदा में मुख्य रूप से धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा का निर्माण करती हैं, और यह जो अलकनंदा में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं और जोशीमठ में विष्णुप्रयाग का निर्माण करती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न को हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी लौह अयस्क का एक प्रमुख पेटी है? तो ध्यान दीजिएगा, लौह अयस्क की जो प्रमुख पेटी है, पहला दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बी नंबर ऑप्शन है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकरू पेटी, और सी नंबर है महाराष्ट्र गोवा पेटी, और डी है ओडिशा झारखंड पेटी। तो देखिए, यदि ओडिशा झारखंड पेटी की बात करें तो यहाँ उच्च किस्म के लोहा पाया जाता है, और दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी यह भी प्रमुख रूप से लौह अयस्क की पेटी है, और तीसरा बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर पेटी, इसमें भी लौह अयस्क पाया जाता है, और जो तीसरा है महाराष्ट्र गोवा पेटी, इस क्षेत्र में भी लौह अयस्क का एक प्रमुख क्षेत्र है। हालांकि जो महाराष्ट्र गोवा पेटी है उसमें उच्च किस्म के लौह अयस्क नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी लौह अयस्क की पेटी है, तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि कोयले के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कि एंथ्रासाइट एक नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है, बी कि बिटुमिनस का उच्च कैलोरी मान होता है, सी कि लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है। तो यदि एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट जो है वह उच्च कैलोरी मान की एक कोयला है, अर्थात जो यह है बिल्कुल सही है। दूसरा कि बिटुमिनस का उच्च कैलोरी मान होता है, तो बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है, लेकिन इसमें जो नमी की मात्रा है वह कम होती है। तीसरा है कि लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है, यह सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए, जो राक्षस ताल है वह सतलज नदी का उद्गम स्थल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी तांबे की एक प्रसिद्ध खान है? तो यदि तांबे की एक प्रसिद्ध खान की हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेतरी। जो खेतरी है वह राजस्थान में पाया जाता है, तो राजस्थान का खेतरी तांबे का एक प्रसिद्ध खान है, इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नीलकुरुंजी फूल खिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 अर्थात नेशनल वाटरवे 1 को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो नेशनल वाटरवे 1 है, इसका सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सदिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी, बी नंबर है कि पश्चिमी तटीय शहर के साथ कोट्टयम से कोलायम तक, और सी नंबर है हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को। तो जो नेशनल वाटरवे 1 है वह हल्दिया एवं हुगली नदी के बीच स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कि यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। बी नंबर है कि यह वह क्षेत्र है जहां वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है, यह गलत है। सी नंबर है कि यहाँ व्यापारिक पवनें मिलती हैं, यह सही है, अर्थात जो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 26 सितंबर। नेक्स्ट है भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला सीमेंट कारखाना है वह चेन्नई में स्थापित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
ऑप्शन नंबर ए है चैत्र बैसाख। तो जो चैत्र बैसाख है वह मार्च अप्रैल के महीने में चैत्र बैसाख संबंधित है, मार्च अप्रैल के महीने से। बी है माघ फाल्गुन। तो जो माघ फाल्गुन है वह जनवरी फरवरी के महीने से संबंधित है, माघ फाल्गुन। सी है श्रावण भाद। तो जो श्रावण भाद है वह जुलाई अगस्त महीने से संबंधित है। और डी है आश्विन कार्तिक। तो जो आश्विन कार्तिक है वह सितंबर अक्टूबर महीने से संबंधित है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 में अपनी 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वर्ष 2022 में 90वां जो स्थापना दिवस मनाया है वह भारतीय वायुसेना ने भी वर्ष 2022 में अपनी 90वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो देखिए इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, तो इसका 90वां स्थापना दिवस नहीं मनाया गया है। और सी है हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ ने भी अपनी 90वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, शीतकाल के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण रहता है? तो शीतकाल के समय में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के यदि पूर्वी तट पर स्थित हम लोग बंदरगाह की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी तुतीकोरन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके अतिरिक्त कामराजार जो बंदरगाह है यह भी तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तुतीकोरन बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यह महाराष्ट्र या पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसका अलावा जो मार्मुगांव बंदरगाह है, तो जो मार्मुगांव बंदरगाह है वह गोवा में स्थित है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तुतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है और जो कामराजार बंदरगाह है वह भी तमिलनाडु में स्थित है। इस कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया? तो एबोर्ड्स ऑफ द यूनिकॉर्न नामक जो स्मारक है इसका अनावरण किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात असम में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की एक स्थिति नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्पन्न होने की एक प्रमुख स्थिति निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला नंबर है कि तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की स्थिति, तो यह गलत है। बी है कि उष्ण और आर्द्र वायु की अत्यधिक और निरंतर आपूर्ति, यह सही है। सी है कि प्रबल कोरियोलिस बल, यह भी सही है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति के दौरान नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट 2022 की निम्न में से थीम क्या थी? तो यदि मानव विकास रिपोर्ट 2022 की थीम की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? देखिए यह 2022 का प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसे स्किप करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में मुख्य रूप से जो करेंट को प्रश्न को शामिल किया गया है वह अगस्त एवं सितंबर 2022 को शामिल किया गया है। इसी कारण इसमें हम लोग जो करेंट के जितने भी प्रश्न हैं इसे हम लोग स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में या किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो जो कांडला बंदरगाह है वह कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि कौन से जो इस्पात संयंत्र हैं इनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो देखिए
राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी, अर्थात दूसरा पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसकी स्थापना की गई थी। बी, भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी भी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी, अर्थात यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। सी है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, तो जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया, इसे भी हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सुएज नहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यह सही है। बी है कि इसका निर्माण वर्ष 1869 ईस्वी में किया गया था, तो यह भी सही है। सी है कि यह जल बंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर एक प्रमुख नहर है, तो यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा है कि वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिलती है। और तीसरा है कि डेन्यूब जलमार्ग टारना सेबीरिन तक नौकायन योग्य है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो राइन जलमार्ग है वह जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, यह सही है। दूसरा यदि बात करें वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिलती है, तो देखिए यदि वोल्गा जलमार्ग की बात करें तो कैस्पियन सागर में मिलती है, यह भी सही है। तो इसी कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग, निम्न में से किसका संस्करण है। तो देखिए यह एक संस्करण है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका साराभाई का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किस क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो जो बृहद ट्रंक मार्ग है वह उत्तरी प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, जो बृहद ट्रंक मार्ग है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। तो इसी कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर ये क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अभियान में लोको वासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अखिल भारतीय तटीय सफाई के लिए लोगो वासुकी को लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। दूसरा कि इसने वर्ष 1994 के व्यापार एवं शुल्क हेतु सामान्य समझौते गैट को रूपांतरित किया। और तीसरा कि इसका सचिवालय जिनेवा में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, क्योंकि जो दूसरा है कि इसने वर्ष 1994 के व्यापार एवं शुल्क हेतु सामान्य समझौते गैट को रूपांतरित किया, यह गलत है। अर्थात पहला और तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटरनमेंट कैंप, निम्न में से किसने लिखा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फाहमीदा अजीम। नेक्स्ट प्रश्न है कि पतनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। पहला कि अंतर्देशीय पतन टैंकर पतन होते हैं जबकि कुछ रिफाइनरी पतन हैं। बी नंबर है कि पैकेट स्टेशनों को फेरी पतनों के रूप में भी जाना जाता है। और सी नंबर है कि नौसेना पतन वे पतन होते हैं जिनका केवल और केवल सामरिक रूप से महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में 1 से अधिक। पहला नंबर यदि स्टेटमेंट की बात करें कि अंतर्देशीय पतन वे टैंकर पतन होते हैं जिनका, जबकि कुछ रिफाइनरी पतन है, तो यह सही है। बी है कि पैकेट स्टेशनों को फेरी पतन के रूप में भी जाना जाता है। और सी है कि नौसेना पतन वे पतन होते हैं जिनका केवल और केवल सामरिक महत्व है, तो यह भी सही है। बी नंबर भी सही है। और पहला कि अंतर्देशीय पतन टैंकर पतन होते हैं जबकि कुछ रिफाइनरी पतन होते हैं, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में 1 से अधिक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह हमारा सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।